हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज जो है कि 21 अप्रैल 2023 है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के वो आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली सिविल सर्विसेज जो आईएएस और पीसीएस का होता है उसको कवर करता है। हमारा डिस्कशन वही होता है जो करंट अफेयर स्टैटिक्स कॉन्टेम्प्रेरी इशू से कनेक्ट होकर के चीज़ों को करता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊं कि कॉन्टेम्प्रेरी जो इसके बाद स्टैटिक्स करंट अफेयर कैसे है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो सेम सेक्स मैरिज इस समय केस चल रहा है, खूब न्यूज में है इस समय। ठीक है, तो इसको आप करंट अफेयर से कैसे कर लें। लोगों का मानना है कि इसको लीगल राइट कर दीजिए। ठीक है, दूसरा आप इसको स्टैटिक से कैसे करेंट करें। जैसे फंडामेंटल राइट कर लीजिए। आपका फंडामेंटल राइट जब आर्टिकल 21 पढ़ते हैं उसमें आपका राइट टू मैरिज मतलब पर्सनल चॉइस के बारे में बात करता है। उसमें फंडामेंटल राइट को वो स्टैटिक्स पार्ट हो गया। कॉन्टेम्प्रेरी इशू कैसे हो गया, जैसे 2016-17 में ये हुआ था जो आर्टिकल मैंने बोला आईपीसी के जो सेक्शन था 377। ठीक है, उसमें ये था कि जो मतलब थर्ड जेंडर की लोग मैरिज करते हैं उसको मतलब होमोसेक्सुअल को लीगलाइज कर दिया जाए या नहीं किया जाए, डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। उसको लेकर के अब उसका एक अलग वर्जन, अब अलग मतलब नेक्स्ट स्टेज आया हुआ है कि सेम सेक्स मैरिज को जो लीगलाइज कर दिया जाए। सेम सेक्स मैरिज मीन्स दैट कि मेल मतलब बॉय बॉय से शादी कर ले, गर्ल से गर्ल से, मतलब गे और जो लेस्बियन होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि ये जो इशू है ये कुछ इलीट लोगों का है जो शहर में रहते हैं और अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसा कुछ है कहना। लेकिन जो जुडिशरी है, जो एक इंडिपेंडेंस होती है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से अलग होती है, उसका जो ओपिनियन है वो अलग तरीके की है। अगर हम बात करें कि जो मैरिजेस होती हैं, मैं आपसे अगर बात करूं कि जो अभी इसको सेम सेक्स मैरिज को हटा दीजिए, अदर जो नॉर्मल होती है मेल फीमेल का, गर्ल्स बॉयज का, वो क्यों होती है। सबसे पहले बात तो यही होना चाहिए, वो क्यों होती है। क्या एक मतलब फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए बात होती है, या फिर जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर ये अटैचमेंट होना चाहिए, लिटरली अटैच हो जाते हैं। अगर लिटरली अटैचमेंट की बात है, या फिर अगर जनरेशन को बढ़ाना है, या फिर अदर कोई इशू है, अगर मैं कहूँ कि जनरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो अगर आप 10 मिनट के 4 समोसे पे एक किसी अजनबी से शादी कर सकते हो, तो क्या कोई ऐसे बच्चे को आप एडॉप्ट नहीं कर सकते अनाथ आश्रम से जो पड़े होते हैं। जब जनरेशन ही आगे बढ़ाना है तो ले लीजिए। वो तो मामला खत्म हो गया ना, कि अगर आप एक्सक्यूज देते हो कि नहीं मुझे पीढ़ियाँ दर पीढ़ी बनानी है, वो चीज़ हटा लीजिए। दूसरी चीज़ कहते हो कि नहीं हमारा ही डीएनए होना चाहिए, हमारा ही वर्जन होना चाहिए। तो आज से टेक्नोलॉजी इतनी है, जैसे सैरोगेसी कर लेना होता है, विट्रो फर्टाइल सैरोगेसी की स्पेशली बात करूँ, क्या शादी करने की जरूरत है, अपना स्पर्म जो सैरोगेसी किसी में जो कि वो कर लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मेजर मतलब मेरा भी मानना, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा वर्ड दिया कि ये एक लिटरली इमोशनली अटैचमेंट है किसी से, तो वो किसी से भी हो सकता है। किसी से ये जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, ये नेचुरली होता है। किसी से आप अटैच हो जाते हो तो देखते हो ना कि भाई मतलब प्यार में कोई मतलब पागल हो जाता है, ऐसा मैं सुनता हूँ। आज तक मुझे कोई प्रेम में पागल नहीं मिला देवदास मूवी की छोड़ करके। तो मेरा जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, करंट अफेयर स्टैटिक्स और कॉन्टेम्प्रेरी इशू को ला करके एक मतलब बॉन्ड में बांधना, मतलब इस तरह से, यही बड़ी सबसे चुनौती होती है कम्पिटिटिव एग्जाम्स की। अगर आप कहते हो कि मैं एकेडमी में 90-95% लाया हूँ तो वो सही हो सकता है, बट आप ये कहिए कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें भी आप 90, गुरु मैं बता दूँ आपसे कि 50% मार्क्स लाना भारी पड़ जाता है। भारी क्या, पॉसिबल आज तक आया ही नहीं, दो चार रिजल्ट को छोड़ दीजिए तो। अभी आपको 2014 का मैं रिजल्ट बताऊं, 2014 का, उस साल 29% पे फाइनल लिस्ट, फाइनल या बोल सकते हो, या जो टॉप किए थे गौरव अग्रवाल, उनका आया हुआ था। ठीक है, जैसे 2075 मार्क्स होता है, ठीक है,
उसमें से उनका 700 कुछ आया था, उसने में वो टॉप कर गए थे यूपीएससी ऑल इंडिया लेवल पे। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? इसलिए ये होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, करंट अफेयर, स्टैटिक्स, कॉन्टेम्प्रेरी इशू को। मेरा यही अब तक का एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम पढ़ें, जो भी चीज़ें पढ़ें, हम होलिस्टिक पढ़ें और डायनेमिक तरीके से पढ़ें, तो हमारे लिए एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एग्जाम्पल के थ्रू अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। एक चाइना को लेकर के मतलब कि आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल ये आया हुआ। आईआर आप जीएस पेपर जो मेंस का थर्ड पेपर होता है वो, और जीएस पेपर 1 जो आपका प्रीलिम्स में होता है उसको कवर करेगा। कुछ उसमें मतलब वर्ड दिए गए हैं चाइना को लेकर के। चाइना की जो डिप्लोमेसी है मतलब इतनी कंस्ट्रक्टिव, इतनी डायनामिक होती है और इतने फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक होती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। उसको अब कैसे हम कनेक्ट करें? चाइना का एक इनिशिएटिव है वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ये एक मॉडर्न वर्जन है सिल्क रूट का। तो आपको पता है सिल्क रूट क्या था, स्ट्रीम ऑफ पल्स क्या था। अब एट प्रेजेंट टाइम में जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चल रहा है वो क्या है? कॉन्टेम्प्रेरी इशू ये है, आप लगा सकते हो कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वर्ल्ड में वो किस तरह से हिसाब से मतलब उसमें बैलेंस कर पाना किसी के लिए कितना चैलेंजेस है। क्या जो चले चैलेंजेस इस समय, यूक्रेन रसिया वार चल रहा है, उसके बाद डिजास्टर्स या क्लाइमेट चेंज की बात कर लो आप। जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं, पीस और वर्ल्ड लीडर की बात करते हैं, लेकिन जब हम क्लाइमेट चेंज वगैरह की बात करते हैं तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आप सभी सुने होंगे कि हमेशा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एजेंडा आता है, बट इम्प्लीमेंट कितना होता है कितना नहीं होता, हमेशा क्रिटिसिज्म की बात होती है। क्योटो प्रोटोकॉल आया हुआ था, फिर उसके बाद जो कि मॉन्ट्रियल क्या बोलते हैं पेरिस अग्रीमेंट आया हुआ है। तो क्या ये अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाते हैं? जो इसमें कमिटमेंट किया जाता है वो क्या पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है? तो उतना नहीं हो पाता है 50% भी। जैसे इस समय क्या चैलेंजेस दिए जाए, आईपीसीसी का एक रिपोर्ट आती है, उसमें कहा जाता है कि अगर 2% से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फला 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 हो जाएगा। हमें कोशिश करना चाहिए कि 1.5% प्री इंडस्ट्रियल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसको कैसे मतलब होलिस्टिक आप कर सकते हो, मतलब कनेक्ट, जब तक आपको 360 डिग्री और हर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा। अब इसमें क्या है, आईआर ही नहीं है, आपको मॉडर्न इंडिया पता होना चाहिए, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पता होना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में आपका इंटरनेशनल इशू जो या फिर जो भी मतलब प्रॉब्लम चले उसके बारे में पता होना चाहिए, और हर कंट्री की अपनी अपनी जो कि डेवलपमेंट की जो पॉलिसी होती है उसको भी पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप चीज़ों को कर पाएंगे। अदरवाइज वुड बी नॉट बी पॉसिबल टू राइट द करेक्ट आंसर इन द करेक्ट राइट डायरेक्शन में। आप एक डायरेक्शन में लिख करके चले आएंगे तो उतनी मार्क्स अच्छे नहीं आते जब आप हॉलीडे। हाँ ये बात ज़रूर मैं आपके साथ एग्री कर सकता हूँ, टाइम मैनेज का बड़ा चैलेंजेस होता है, उतने समय में कैसे कितना सारी चीज़ें होलिस्टिक कर सकते हो। तो चाइना की जो लेकर के डिप्लोमेसी को आया हुआ वन बेल्ट रोड बेल्ट इनिशिएटिव, फिर उसको सीपैक से जोड़ सकते हो आप। अभी एक और अभी आर्टिकल इसी से रिलेट करके आप कर सकते हो, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO करके है, ये 8-9 कंट्री का ग्रुप है। पहले संघाई 5 था, फिर उसको बाद उसका एक्सपेंशन हुआ, उसमें पाकिस्तान भी मेंबर बना, इंडिया भी बन गया। अब इसी को अब समझ देखिए, जो संघाई कोऑपरेशन SCO बना, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, रसिया सब लोग एंटर किए। अब चाइना एक अलग से इन्हीं के साथ जो सेंट्रल एशिया कंट्री हैं इनके साथ एक अलग तरीके से जो है कि अब पॉलिसी अपना लिया है। ठीक है, C+C5, सी का मतलब चाइना, सी का मतलब सेंट्रल एशिया के 5 जो कंट्री हैं, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ये 5 जो कंट्री हैं इनको लेकर के अब हमारे लिए कैसे इसको अटैक करते हैं या फिर होल्ड करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेंट्रल एशिया कंट्री का लोकेशन कहाँ पे है। देखिए अभी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि बस मैं उतना नहीं यहाँ पे बता पा रहा हूँ, लेकिन आपका इंतजार जल्द ही खत्म होगा। आने जून में सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ उसमें आपको मैप के साथ मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे स्पेस नहीं हो पाता है मेरे पास, लेकिन इसी को शट आउट करने के लिए मैं कर रहा हूँ, आगे करूँगा काम। तो उसमें
आपको पता होना चाहिए संघाई मतलब सेंट्रल एशिया कंट्री कहाँ पे हैं, इनके लोकेशन किस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है इनका, कौन कौन से कंट्री से, इंडिया का किस तरह से उसका जो है कि बेनिफिट होगा, उनकी कैपिटल कहाँ कहाँ पे लोकेशन है, फिर इनका जो सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो हम बात करेंगे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन जब हुआ 1991 में, उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्री आई। यूएसएसआर 15 भागों में 15 पार्ट में डिवाइड हो गया, उसी का एक पार्ट रसिया का जो कि यूएसएसआर सोवियत संघ का जो रसिया बना। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया कंट्री हैं वो हैं। आज जो यूक्रेन में वार चल रहा है वो उसी की देन है कि आज तक चल रहा है। और फिर 2014 में जब क्रीमिया का अनेक्सेशन हुआ, यूक्रेन का एक पार्ट था, क्रीमिया का अनेक्स कर लिया ब्लैक सी से, जो कि अमेरिका सॉरी रसिया ने। फिर उसके बाद G8 था, फिर G7 बन गया। तो आपको ये भी पता होता है G7 क्या था, G8 कैसे था, कैसे 7 बन गया। ये सारी चीज़ें आप जब और बड़े लेवल पे हम करेंगे तो उसमें करेंगे। बस इतना है कि बस आप अपने दिमाग को एकदम ओपन करके रखिए कि नहीं ये सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। बस यही एग्ज़ाम्स हो जाए, फिर उसके बाद जून में हम सारी चीज़ें प्रॉपरली तरीके से करेंगे। और इस वजह से हम जो कि रात में रिकॉर्डिंग करते हैं अपना ये, तो कोई नहीं। फिर हम आते हैं देखते हैं अपने जो कि एडिटोरियल है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में क्या क्या है, कैसे है। हाँ, एक चीज़ और आई है पॉपुलेशन को लेकर के, अभी ये बात चल रही है कि 2023 जो ये मिड आएगा अगस्त सितंबर, इसमें जो है कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कंट्री बन करके 104 पॉइंट समथिंग करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगा, 1.5 करोड़ के आसपास पहुंचेगी पॉपुलेशन। लेकिन उसमें कई ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं कि इंडिया का 1991 से लेकर के 2011 का जो सेंसस हुआ है 2 डिकेट का, हालांकि 21 में होने वाला था, नहीं हो पाया अभी कोविड की वजह से, आगे देखते हैं कब होता है। तो उसको लेकर के जब ये इंडिया ने सारी चीज़ें तैयारी की, तो फिर 1991 में लेकर डिक्रीज हुआ, हालांकि ओवरऑल तो इंक्रीजिंग हो रही थी, बट नंबर्स ऑफ परसेंटेज जो डिक्रीज इंक्रीज हो रहा था 2% से 4% से, वो अप्रॉक्सीमेटली लेस दैन 2% से हो गया। हमारे पास जो मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो किस तरह से है, उसको मतलब हमें बात करना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्स पिरामिड, अरे जो पॉपुलेशन पिरामिड होती तो उसमें क्या, क्योंकि सीडीएस का मैं पेपर देख रहा था अभी, तो उसमें देखा था कि पॉपुलेशन पिरामिड में क्या कैलकुलेट किया जाता है। उसमें सेक्स बेस पे भी किया जाता है, या फिर एज के बेस पे किया जाता है। वो जो होता है पॉपुलेशन पिरामिड, वो एज बेस पे किया जाता है। अच्छा, जो कि ये 0 से लेके 5 साल के हैं, 0 से लेके 14 साल के हैं, 14 से लेके 64 साल के हैं, 50 से, तो ये 3 पिरामिड में मैक्सिमम बाय जो कैलकुलेट किया एक मतलब 1 डे से लेकर के 14 ईयर तक का होता है, फिर 15 ईयर से लेकर के 65, फिर उसका 65 प्लस होता है। जो ये बीच का होते हैं 15 से 59 का, ये वर्किंग एज होती है, इन्हीं को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में किया जाता है। जब डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करती है या पिरामिड की बात करती हैं, पॉपुलेशन पिरामिड, सो मेल फीमेल दोनों को एज के हिसाब से किया जाता है। अगर 100 पर्सन है तो उसमें 50% वुमेन होती है और मैन होते हैं 50%। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू अपना जो कि डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ से पहले बात तो इंडियन एक्सप्रेस का ही देख लीजिए क्या है इसमें। ये एक दुर्भाग्य की मतलब रहा, काफ़ी सैडनेस रहा कि यहाँ पे मतलब 4 सोल्डर्स की जो कि मतलब 5 सोल्डर्स जो कि उनकी डेथ हो गई ब्लास्ट में। फिर उसके बाद बिलवाल जो मतलब वो हैं क्या बोलते हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, हाँ बिलावा भुट्टो करके हैं, जारदारी, वो जो है कि एससीओ का जो है कि वो सेशन हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली में गोवा में होगा इंडिया में, तो वो जो है कि वहाँ पे विजिट करेंगे, इसको करेंगे। तो यही जो कि हमने कहा कि एससीओ क्या है, इसमें 5 कंट्री प्लस अच्छा इंडिया भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, 5 अदर वो कंट्री हैं। फिर उसके बाद राहुल गांधी का डिफेमेशन जो केस था उसको जो कि स्टे नहीं लिया और उसको कंटिन्यू कर दिया। तो अब जो कि राहुल गांधी ये देखो कार चला रहे हैं, इनके पास ऑप्शन ये है कि अब हाई कोर्ट जाएंगे, जो गुजरात का हाई कोर्ट है, फिर वहाँ से वो फिर मूव, अगर ये भी नहीं स्टे लेती है, वो नहीं इनवैलिड करती है, तो फिर ये जो है कि चली जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद 377 जो किया गया था, फिर उसके रीडिफाइन मैरिज सीजीए ने किया। फिर उसके बाद असम ने लिंक किया, जो कि वहाँ पे असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कुछ बॉर्डर को लेकर के मतलब एरिया को डिस्कस किया जा रहा था, डिस्प्यूट था, तो उसको जो कि इन्होंने शट आउट किया है, अभी अग्रीमेंट एक किए हैं।
फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे चलते हैं, क्योंकि देखिए ये सब 3-4 पेज ना इरेलीवेंट चीज़ें थी, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने इंटरव्यू वगैरह छाप रखे हैं, तो उसका कोई रिलेवेंट नहीं है हमारे लाइफ में, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेंड्स। एंड इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि बहुत कम आर्टिकल है, जो भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इस वजह से हम कोई जो कि छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद न्यू स्पेस एजेंसी जो स्पेस पॉलिसी आई है, उसमें रोल प्राइवेट और गवर्नमेंट की को सेटअप किया गया है, इसको लेकर के है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये है ये लेगो करके, लेगो मतलब ये एक तरह की ये इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है महाराष्ट्र में ग्रेविटी को अटैच करने के लिए, हम अभी डिस्कस करेंगे इसको लास्ट में। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए वाटर बॉडी सेंसस कंडक्ट पहली बार करवाया गया है, तो बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल है उसमें सबसे ज़्यादा, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, असम है, झारखंड है, तमिलनाडु, ये सिंक्रोनाइज तरीके से है। फिर लेटेस्ट वाटर टिकट स्टेट लिस्ट जो सबसे कम जो है उसमें सिक्किम है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश है। फिर उसका इंक्रोचमेंट जो वाटर बॉडी का है उसका मतलब कि कैप्चर इंक्रोचमेंट कैसे कर लिया, मतलब उसका अधिग्रहण कैसे कर लिया जाता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वाटर बॉडी नंबर सब वाटर बॉडी वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में इसमें है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू मतलब पार्टिकुलर को लेकर के, इसमें देखिए जो जो साइड मतलब इंक्लूड किया जाता है ना कि क्या है, इसमें देखिए जो वाटर बॉडी की बात है 59 अप्रॉक्सीमेटली 60% जो कि वो वाटर बॉडी पॉन्ड है। फिर उसके बाद जो कि टैंक जो कि आता है, फिर रिजर्वर आता है, वाटर कंजर्वेशन स्कीम से जो किया जाता है, डैम वो है, फिर उसके बाद लेक किया जाता है, लेक जो जो झील होती है, फिर उसका अदर किया जाता है। लेकिन आज जो पश्चिम बंगाल की बात करें तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉन्ड और रिजर्वर पाए जाते हैं। फिर उसका आंध्र प्रदेश में बात करें तो उसमें टैंक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो उसमें लेक सबसे ज़्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र में बात किया जाए तो वो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम जो होता है उसकी तरफ जो कि बात किया जाता है, पहली बार जो कि ऐसा प्रकार डाटा किया जा रहा है। इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके देखिए ये कारण है स्टेडली डिक्रीज, अगर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती तो वो पूछ सकती है कि डिक्रीज किया क्या, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट सेंसन 2011 में हुआ था अभी तक वही नहीं, तो अभी तक 2021 भी आ गया होता, अगर फाइनल में आ गया होता। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो कि ये ग्रोथ रेट है रेड वाला, और ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो कंटिन्यूली इंक्रीज हो रही है, लेकिन ग्रोथ रेट है कितनी परसेंटेज से ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे 91 से यहाँ पे से कैलकुलेट किया तीन डाटा सेंसर से, तो यहाँ पे 23.9 से एक डिकेड में बढ़ रहा था, फिर उसके बाद 21 हो गया, फिर 17 हो गया। मुझे लगता है ये जो अब आएगा ना तो ये 14-15 के आसपास जो कि ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी, इसमें चीज़ें की जा रही। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे हम चलते हैं, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे सेंट्रल एशिया को लेकर के जो हमने बात किया कि नहीं, जो बात की देखिए C+C5 का वही है जो सेंट्रल एशियन की 4-5 कंट्री हैं और चाइना है, उसको दे दिया गया। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव सेंट्रल एशियन कंपोनेंट है, ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस किया है। फिर उसके बाद अब देखिए इसमें क्या है कि इंडिया के लिए भी काफ़ी चैलेंजेस हैं, हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, कहीं खाली पेज मिल जाए ना हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए अब ये जो चाइना है इसका मतलब कि रसिया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है, इसका सेंट्रल एशियन कंट्री उनके साथ भी, जो साउथ एशियन उनके साथ भी है, कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी की बात करके अपना करता है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी एक चैलेंजेस है कि सेंट्रल एशिया में जो कि अपने एक्सेस को कैसे बढ़ा सकता है, कैसे नहीं बढ़ा सकता है। इंडिया के लिए काफ़ी चैलेंजेस की बात है इसमें, क्योंकि वो डायरेक्टली जो कि वो कनेक्ट नहीं होता है, वो जो है कि ईरान का एक जो कि बाहर पोरबंदर पोर्ट है उसको डेवलप कर रहा है, हालांकि फुली डेवलप नहीं हुआ है, उसके थ्रू ईरान के थ्रू फिर अफगानिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया में एंटर करने की जो कि इंडिया कोशिश कर रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार कार्ड, अभी बात ये आई है ना आधार कार्ड ऑथेंटिफिकेशन को लेकर के अब जो कि प्राइवेट एंटिटी भी जो कर सकती हैं। फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो कि स्टेटमेंट है, इसमें ये जो एक उसमें मेंबर हैं, देखिए ये 6 लोगों का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंबर होती है, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 जो कि गवर्नमेंट से, 3 में से जो एक हैं वर्मा करके हैं शायद, तो उनका ये कहना है कि हम बहुत जल्दी ये डिसीजन ले लिए कि हम लोग जो है कि इन्फ्लेशन को जो है कि कंट्रोल कर लिए हैं,
बट सच्चाई ये है कि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी जो अभी लेटेस्ट जो कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हुआ था उसमें ये कहा गया कि हम अब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे, ऐसा कुछ आया हुआ था। तो इनका जो मानना है, इस माना है कि जो मानसून सेशन, क्योंकि इल अनिनो इस साल जो कि काफ़ी एक्टिव रहेगा, तो मानसून हो सकता है कि ये वीक रहे। फिर उसके बाद जो ग्लोबल मतलब वो है, मतलब अनसर्टेनिटी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और इससे जो है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री को लेकर के, तो ये चीज़ें इन्होंने कहा है। फिर उसके बाद आरबीआई डिस्कस सुपरवाइजरी इशू विद बैंक। आपको पता है कि रिजर्व आरबीआई एक्ट 1934, फिर उसके बाद बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, फिर उसके बाद पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, ये 3 मेजर एक्ट। हालांकि और भी एक्ट उसके अंतर्गत आरबीआई जो है कि जो अदर बैंकों को मतलब वो रेगुलेट करती, सुपरवाइज करती है, क्योंकि इसको बोला जाता है बैंकर्स बैंक्स, ठीक है, बैंकों का बैंक है ये, मतलब बॉस को सभी बॉसों का ये बॉस है, तो वैसा बोल सकते हो आप। तो ये सारी गाइडलाइंस जो कि आरबीआई इशू करती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। फिर इसके बाद इसमें बात करते हैं हम, आप हिंदू में क्या क्या है, जो कि राहुल गांधी का जो रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि सूरत कोर्ट के जो कन्विक्शन किया गया था, 5 सोल्डर जो कि ब्लास्ट में मारे गए हैं। काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा है इंडिया को लेकर के, कैसे इंसिडेंट हुए हैं। फिर इसके बाद देखिए जोशी मठ का ये है, जोशी मठ आपको पता है कि ये उत्तराखंड में पड़ता है। और उसके बाद जो है कि यहाँ के जो 4 धाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस लोग 4 लोग हैं, उनको कनेक्टिविटी को लेकर के उसको है, तो हमारे लिए पता होना चाहिए कि जोशी मठ कहाँ है, 4 धाम किससे रिलेटेड है उत्तराखंड में, जो पिलग्रिम एरिया है उसको। फिर उसके बाद अभी देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसरो का जो PSLV 85 जो लॉन्च व्हीकल है, उसके थ्रू जो है कि ये TELEOS2 जो है कि लॉन्च किया गया है, ये सिंगापुर का है। ठीक है, हमने पहले भी कई बार हमने डिस्कस कर चुके हैं क्या है इसका अर्थ, ऑब्जर्वेटरी मतलब सेटेलाइट है ये। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, MS जो स्वामीनाथन है, उनकी ये डॉटर हैं। ट्यूबरकुलोसिस को लेकर के इन्होंने कहा, तो उतना रिलेवेंट चीज़ें नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर के, जो 14 से लेकर के 59 तक एज के हैं, उनको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में बातें हैं। जो 65 प्लस होते हैं, उनको गैरियाटिक या फिर ओल्ड एज पॉपुलेशन के रूप में जाते, वो मेडिकली ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम सही से कर लें तो हम इसको ये पॉपुलेशन को एक इकोनॉमिक बेनिफिट में हम जो कि कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये काफ़ी स्क्रीन शुड बी बेस्ड ऑन द बुक। अगर मान लीजिए कोई फिल्म बनी हुई है, लेकिन वो फुल फिल्म जो है कि किसी बुक्स पे है, तो क्या वो पूरी रियलिटी बुक की बताता है? जैसे जैसे आप 3 डेट के बारे में आप सुने होंगे, तो ये एक बुक है, उसके पे लिखी गई है। फिर उसके बाद 2 स्टेट करके है, उस पे लिखी गई है, जो है कि चेतन भगत ने लिखा है। ठीक है, कई बुक्स पे जो कि किताबें लिखी गई हैं। फिर इसके बाद आधार ऑथेंटिफिकेशन को लेकर के हमने कहा कि वो कर दिया गया, तो रूल 2023 का लाया गया है, जो कि बिलावा भट्टो जो कि संघाई SCO का जो कि वो अटेंड करेंगे। फिर उसके SCO मीटिंग में जो है कि होम मिनिस्टर ने कहा रेजिलियंस, डिजास्टर रेजिलियंस को लेकर के काम करने के लिए। फिर ग्रीस का जो है कि मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया के साथ होने जा रहा है, इसी एक्सरसाइज का नाम है इनिओ चोस 23 है। और एक US के साथ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ हो रहा है, कोप इंडिया को लेकर के है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट हमारे लिए। वेट, यहाँ पे है कुछ, एक सेकेंड। हाँ, यमन में देखिए काफ़ी क्राइसिस चल रही है, उसको देखते हैं कि आगे आने वाले समय में कैसे इसको हैंडल किया जाता है। लेकिन काफ़ी जो कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है। फिर इसके बाद देखिए जो कि ये इन्फ्लेशन को लेके हमने पहले दिया, जो वर्मा है, इन्होंने अपना कमेंट दिया है। फिर रियल GDP इंडिया की ग्रोथ रेट 4.9% रही है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बस आप अपडेट रहिए, और आने वाले समय में जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे तो उस चीज़ को और डेप्थ में डिस्कस करेंगे, राइट। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपडेट करके हम बात कर सकते हैं।
तो वीडियो में इतना फ्रेंड्स। और हाँ, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए न्यूज़पेपर का, नीचे लिंक्स दिए गए जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का है, वहाँ पे जा करके आप पीडीएफ फॉर्म में को अपलोड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।